नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर। नेपाल में जो घटनाक्रम है उसके पीछे की क्या वजह है, उसके क्या परिणाम पड़ हो सकते हैं, ये सब चीज़ों की हम पड़ताल करेंगे। तो नेपाल की घटना से लोग इसे बांग्लादेश और श्रीलंका की घटना को जोड़ कर देख रहे हैं कि पिछले दिनों बांग्लादेश में इसी तरह की घटना हुई थी। वहाँ के युवा सड़कों पर आए और सरकार को पलट दिए। वहाँ सरकार के जो तमाम दफ्तर थे उस पर कब्जा किए, कई घरों को जलाया गया। और उससे पूर्व श्रीलंका में भी इस तरह की घटना हुई थी। तो ये तीनों घटनाएं भारत के पड़ोसी देशों में हो रही है। तो इसको लेकर भारत में भी काफ़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही है कि किसी समय क्या इस तरह की घटना भारत में भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे नेपाल की पृष्ठभूमि के बारे में कि आखिर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ। तो दक्षिण एशिया के तमाम देशों में अभी भारत को छोड़ दिया जाए तो युवाओं का असंतोष चरम पर है। ताज़ा घटनाक्रम नेपाल से जुड़ा है। युवा सड़कों पर हैं, नेताओं के घर जलाए गए हैं। और इससे पूर्व आप देखेंगे कि जहाँ भी है, जो जो भी देश दक्षिण एशिया में आते हैं, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव, सब में कुछ न कुछ ऐसी विपरीत स्थितियाँ बन ही जाती है। अगर भूटान को छोड़ दिया जाए तो सब जगहों पर ऐसी स्थिति, मिली जुली स्थिति है। यहाँ पे क्या है कि दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था खराब रही है। भारत छोड़कर बाकी सभी देश कर्ज के संकट में फंस चुके हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से आईएमएफ पर ही निर्भर है। श्रीलंका की पहचान 2022 में एक डिफ़ॉल्ट देश के रूप में हो गई थी। उसके बाद वो भारत की मदद से धीरे धीरे वो किसी तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाया। और ये दक्षिण एशिया का जो भूभाग है वहाँ युवा काफ़ी ज़्यादा हैं, जो यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन को नौकरियां चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए, जो इस समय संभव नहीं हो पा रहा है। और इतने सारे देश जो हैं उनके बीच भी संबंध अच्छे नहीं हैं। तो उस वजह से इसकी जटिलता और भी बढ़ जाती है। विश्व बैंक का मानना है कि सीमा संबंधी चुनौतियों के कारण भारत की किसी कंपनी के लिए किसी पड़ोसी दक्षिण एशियाई देश की तुलना में ब्राज़ील के साथ व्यापार करना लगभग 20% सस्ता है। यानी आप पड़ोसी मुल्क से ज़्यादा सहज यूरोप और अमेरिका और फिर दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में आप व्यापार करते हैं तो ज़्यादा आपकी सहजता है। जबकि आपके पड़ोस के मुल्कों से एक दूसरे का संबंध अच्छा नहीं है। अब इन सारे परेशानियों के बीच ये सवाल उठता है कि किस तरीके से यहाँ की समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप देखेंगे कि वहाँ विभिन्न देशों के बीच आपसी संघर्ष चरम पर था। कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने ही खून बहे। बाद में यूरोपियन यूनियन जैसे मजबूत संगठन धीरे धीरे उभर कर सामने आए तो आपसी सहयोग बढ़ता चला गया। आज यूरोप में देखेंगे तो सीमा संबंधी तनाव नहीं है। बॉर्डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट कहीं किसी भी देश में नहीं। यहाँ तक कि कई देशों में आप एक देश से दूसरे देश सिर्फ साइन करके चले जा सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पैदा आई जब लोग समझ गए कि युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं, तनाव से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे इस क्षेत्र के को लेकर प्रख्यात अर्थशास्त्री रुचि शर्मा का मानना है कि दक्षिण एशिया का विकास भारत केंद्रित है। भारत 2024-25 में 6.5 और 7% की दर से लगभग बढ़ रहा है, जो इस क्षेत्र को यानी दक्षिण एशिया को खींच रहा है। तो एक इंजन चाहिए। जब भी आप कोई देश है, कोई भूभाग है, उसमें एक देश ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी प्रगति कर रहा हो, तरक्की कर रहा है, तो आसपास के देश भी उससे सीखते हैं। जैसे चीन के आसपास लोग जितने भी देश हैं वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अमेरिका से यूरोप और कनाडा काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है। तो उसी तरह से भारत के बारे में कहा जा रहा है। उनका कहना है कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और अगले दशक में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार को काफ़ी आर्थिक सुधार करने होंगे, लेबर लॉ में बदलाव लाने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा। रुचि शर्मा ने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया का उज्जवल भविष्य भारत पर निर्भर है, लेकिन बाकी देशों
में भी आर्थिक सुधार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि भारत तरक्की करे तो बाकी देश जो हैं खुद ब खुद तरक्की कर लेंगे, उन्हें भी अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने होंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन देशों में कभी बाढ़ और भूकंप जैसी समस्याएं भी आती हैं जो इनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती हैं। भाई भतीजेवाद की समस्या, यानी कि ये तमाम देश जो हैं भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये तमाम देशों में एक चीज़ देखी जा रही है कि यहाँ भाई भतीजेवाद, नेपोटिज्म की समस्या बहुत ही गहराई से फैला हुआ है और इसकी वजह से भी जनता में असंतोष होता है। वंशवाद क्या करता है, कोई भी इनोवेशन, नवाचार को रोकता है, नई चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि जब सत्ता एक ही इंसान के पास होगा तो वो अपने जो सत्ता के इंस्ट्रूमेंट हैं उसका इस्तेमाल अपने परिवार के हित को लेकर करने लगते हैं, परिवार हितों पर नीतियां केंद्रित होती हैं। और वंशवाद दक्षिण एशिया की राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां प्रमुख परिवार दशकों तक सत्ता पर कब्जा जमाए रखते हैं। नेता के बेटे आराम की ज़िंदगी जीते हैं, वहीं जनता को मामूली सी नौकरी के लिए तरसना पड़ता है। इसमें से आप देखेंगे भारत में नेहरू गांधी परिवार है जो जिसकी चौथी पांचवी पीढ़ी अभी तक शासन कर रही है, और राहुल गांधी अभी उनके गांधी परिवार के कांग्रेस के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर वंशवाद आम है, जैसे महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार है, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार है, झारखंड में शिबू सोरेन का परिवार। इस तरह हर राज्य में आपको कोई ना कोई वंशवाद के ऐसी चीज़ें मिलेगी जो उस दशकों तक सत्ता पे कब्जा जमाए हुए हैं, नए लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, नए विचार नहीं आ रहे हैं। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार है, उसने उसके वजह से 2005 से 2022 तक राजपक्षे परिवार का शासन रहा, और 2022 में जब जनता की सब्र जब खत्म हो गई, धैर्य टूट गया, तो फिर वहाँ आंदोलन हुआ, लेकिन परिवार का प्रभाव अब भी कायम है। नेपाल में आप देख लीजिए तो वहाँ भी जितने भी कोई पी शर्मा ओली से लेकर तमाम नेता हैं, उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, और वहाँ भी वंशवाद की समस्या है, जिसकी वजह से 2025 में आंदोलन में युवाओं ने चुनौती दी। तो कमज़ोर अर्थव्यवस्था और वंशवाद दक्षिण एशिया की सारी समस्या की जड़ है। जब तक आपस में सहयोग, व्यापार नहीं बढ़ेगा, इस इलाके में देश में सुधार नहीं हो सकता है, और इस तरह की घटनाएं और देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही।